प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे, जिससे हमारी अवधारणाएं स्पष्ट हो जाएंगी और हम परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर पाएंगे। यह अस्वीकरण है। अब आइए इस पाठ के सीखने के उद्देश्यों पर एक नजर डालते हैं। इस पाठ के बाद आप यह कर पाएंगे, बल और गति के नियमों की अवधारणाओं को समझ पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अभ्यास प्रश्नों को स्वयं हल करने में सक्षम होंगे। हम 1 से 10 तक के अभ्यास प्रश्नों को पूरा देखेंगे। तो अब आता है अभ्यास प्रश्न 1। तो प्रश्न है, एक वस्तु एक शुद्ध शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। क्या यह संभव है कि वस्तु एक गैर शून्य वेग से गति कर रही हो? यदि हाँ, तो उन शर्तों का उल्लेख करें जो लगाई जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका हल। हाँ, यदि किसी वस्तु पर कुल बाहरी बल शून्य है, तो वह वस्तु तब भी शून्य के अलावा किसी अन्य वेग से गति कर सकती है। यह केवल तभी संभव है जब वस्तु पहले से ही एक निश्चित दिशा में नियत वेग से गति कर रही हो। इसका अर्थ है कि वस्तु की चाल और दिशा दोनों अपरिवर्तित हैं, इसीलिए उस पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं कर रहा है। जब तक कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता, तब तक कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान वेग से गति करने की अवस्था को बनाए रखती है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु की चाल और दिशा में तब तक कोई बदलाव नहीं आता, जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगाया जाए। यह नियम बताता है कि वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है। वस्तु एक समान वेग से गतिमान रहती है और रुकती नहीं है जब तक कोई बल उसे रोकने या उसकी दिशा बदलने का प्रयास नहीं करता। यदि किसी वस्तु की अवस्था को बदलना है, यानी उसकी चाल या दिशा में बदलाव की जरूरत है, तो उस पर एक कुल बाहरी असंतुलित बल लगाना होगा। तो अब आता है अभ्यास प्रश्न 2। तो प्रश्न है, जब एक कालीन को छड़ी से पीटा जाता है तो उससे धूल बाहर आती है, तो व्याख्या करें। तो ये आपका प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसका हल। अब हम समझेंगे कि क्यों कालीन को लाठी से पीटने पर धूल निकलती है। यह जड़त्व के नियमों के कारण होता है। जब छड़ी से अचानक प्रहार होता है तो कालीन गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन धूल के कण जड़त्व के कारण अपनी मूल विराम अवस्था में रहना चाहते हैं, इसीलिए धूल के कण कालीन से अलग हो जाते हैं। अब चलिए थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। विराम का जड़त्व का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है, तो वह बिना किसी बाहरी बल के अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहती है। कालीन पर चोट लगने से पहले धूल के कण जो कालीन में फंसे होते हैं, वे विराम अवस्था में होते हैं। जब छड़ी लगती है, तो गलीचा अचानक गति की अवस्था में आ जाता है, जिसका अर्थ है कि गलीचे को गतिशील कर दिया गया है। लेकिन धूल के कण जड़त्व के कारण कालीन के साथ गति नहीं करते। वे अपनी विराम अवस्था में बने रहने की कोशिश करते हैं। इसके कारण कालीन धूल से अलग हो जाता है और धूल के कण नीचे गिर जाते हैं या हवा में उड़ जाते हैं। अतः यह उदाहरण जड़त्व के नियम को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए हमारे लिए एक बेहतरीन दृष्टांत है। अब आता है अभ्यास प्रश्न 3। तो प्रश्न है कि बस की छत पर रखे किसी भी सामान को रस्सी से बांधने की सलाह
क्यों दी जाती है? तो आइए देखते हैं इसका हल। अब हम समझेंगे कि बस की छत पर रखे गए सामान को रस्सी से बांधने की सलाह क्यों दी जाती है। जब बस अचानक रुकती है, तो बस खुद विराम अवस्था में आ जाती है। लेकिन जड़त्व के कारण सामान अपनी गति की अवस्था में बना रहता है, जिसका अर्थ है कि वह आगे की ओर चलता रहता है। इसीलिए अगर सामान सुरक्षित तरीके से बंधा नहीं है, तो वह आगे की ओर गिर सकता है। इसी प्रकार यदि एक बस अचानक चलना शुरू कर दे, बस गति में आ जाती है, लेकिन सामान अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वह जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में बदलाव को विरोध करता है। इसके कारण सामान पीछे की ओर झुक जाता है या गिर सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि सामान को रस्सी से बांध दिया जाए, ताकि वह गिर ना सके। यह उदाहरण गति के जड़त्व और विराम अवस्था के जड़त्व दोनों को समझने में मदद करता है। अब आता है अभ्यास प्रश्न 4। तो प्रश्न है कि एक बल्लेबाज एक क्रिकेट गेंद को मारता है, जो फिर एक समतल जमीन पर लुढ़कती है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है, क्योंकि तो हमें इसका यहाँ पे कारण बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। अब हम यह देखते हैं कि जब कोई बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को मारता है और गेंद जमीन पर लुढ़कती है, तो वह कुछ दूरी तय करने के बाद क्यों रुक जाती है। सबसे पहले ध्यान दें कि गेंद समतल जमीन पर लुढ़क रही है। इसका अर्थ यह है कि जमीन पूरी तरह से सपाट है और उसमें कोई ढलान नहीं है। जब एक गेंद लुढ़कती है, तो वह धीरे धीरे विराम अवस्था में आ जाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों है। पहला बिंदु यह है कि गेंद का वेग उस पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। अगर बल्लेबाज ने गेंद पर ज्यादा बल नहीं लगाया, तो गेंद की गति कम हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गेंद की गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जो गेंद को रोक देता है। हम इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण वह बल है जो जमीन और गेंद की सतहों के बीच कार्य करता है और जो गेंद की गति का विरोध करता है। अब भौतिक विज्ञान के अनुसार जब गेंद पर एक असंतुलित बल लगता है, तभी उसकी गति की अवस्था बदलती है। यहाँ घर्षण एक ऐसा बल है जो गेंद की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसीलिए गेंद का वेग धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी कारण गेंद अंत में विराम अवस्था में आ जाती है। तो सरल शब्दों में गेंद रुक जाती है, क्योंकि जमीन से एक घर्षण बल उसकी गति के विपरीत कार्य करता है। जब तक कोई अन्य बल इसे लागू या फिर चालू नहीं रखता, गेंद अपने आप विराम अवस्था में आ जाती है। इस उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि प्रत्येक गतिमान वस्तु को रोकने के लिए उसकी गति के विपरीत किसी बल की आवश्यकता होती है। अब आता है अभ्यास प्रश्न 5। तो प्रश्न है, एक ट्रक विराम से चलना शुरू करता है और फिर एक स्थिर त्वरण के साथ एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यदि इसका द्रव्यमान 7 टन है, संकेत है 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम के। तो यह है आपका अभ्यास प्रश्न 5। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले हम दिए गए मानों को देख लेते हैं। तो प्रारंभिक वेग दे रखा है और वो बराबर है 0 मीटर प्रति सेकंड, जिसका अर्थ है कि ट्रक पूरी तरह से विराम अवस्था से चलना शुरू करता है। दूरी दे रखी है और उसका मान है 400 मीटर। समय दे रखा है, इसका मान है 20 सेकंड। द्रव्यमान है 7 टन। तो टन को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा 7000 किलोग्राम। तो अब हम यहाँ पे गति के
दूसरे समीकरण का उपयोग करेंगे, जो कि होती है S बराबर में U गुणा में T प्लस में 1/2 गुणा में त्वरण A गुणा में T मतलब कि समय का घात 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दिए गए मानों को यहां पर प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो समीकरण निकल के आएगी वह होगी 400 बराबर में 0 गुणा में 20 प्लस में 1/2 गुणा में त्वरण ए गुणा में 20 की घात 2। तो यहां पर हमारे पास इसे हल करने पे आ जाएगा 400 बराबर में 200 गुणा में ए। तो 400 बराबर में 200 गुणा ए। तो यहां से हमारे पास त्वरण आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो त्वरण है इस ट्रक के अंदर, उसका मान आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो न्यूटन के सेकंड अर्थात कि दूसरी गति के नियम से हमारे पास समीकरण होता है F बराबर में द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो हमारे पास हो जाएगा m गुणा में a। तो यहां पर हम द्रव्यमान m रखेंगे, उसको गुणा करेंगे 2 से, तो हमारे पास बल का मान निकल के आ जाएगा और इसका मान आएगा 1.4 गुणा में 10 की घात 4 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि ट्रक पर लगने वाला बल 14,000 न्यूटन है। इस प्रकार हमने दूरी, समय और द्रव्यमान की सहायता से त्वरण और बल दोनों की सफलतापूर्वक गणना की है। अब आता है हमारे पास अभ्यास प्रश्न 6। तो प्रश्न है, एक 1 किलोग्राम का पत्थर एक जमी हुई झील की सतह पर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है और 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद विराम अवस्था में आ जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच घर्षण बल क्या है? तो ये मान आपको यहां पर निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो पहले दिए गए मानों को देख लेते हैं। पत्थर का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर में 1 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग दे रखा है u बराबर में 20 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग हमारे पास यहां पे हो जाएगा 0 अर्थात कि 0। अतः पत्थर विराम अवस्था में आ जाता है। क्योंकि घर्षण लग रहा है तो लास्ट में क्या होगा कि हमारा जो ये पत्थर है वो विराम अवस्था के अंदर आ जाएगा। तो तय की गई दूरी है s बराबर में 50 मीटर। तो गति के तीसरे समीकरण से यहां पर हमारे पास होगा v की घात 2 बराबर में u की घात 2 प्लस में 2 गुणा में a गुणा में s। तो ये है हमारी गति की तीसरी समीकरण। तो यहां पर हम एक एक करके सभी मानों को रखेंगे, तो हमारे पास जो समीकरण निकल के आएगा वह होगा 0 की घात 2 बराबर में 20 की घात 2 प्लस में 2 गुणा में a गुणा में 50। क्योंकि यहाँ पे ये जो s है इसका जो मान है वो 50 है और जो आरंभिक वेग है इसका मान यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को हल कर लेंगे, तो हमारे पास जो समीकरण निकल के आएगी वह होगी 100 गुणा में a बराबर में माइनस का 400। तो यहां से हम a का मान निकाल लेंगे और यह निकल के आएगा -4 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि त्वरण और गति की दिशा विपरीत दिशा में है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ मंदन हो रहा है और पत्थर का वेग धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। अब आइए घर्षण के कारण लगने वाले बल की गणना करते हैं। इसके लिए हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे समीकरण रहता है F बराबर में m गुणा में a। तो यहाँ पर हम द्रव्यमान का मान रखेंगे 1 किलोग्राम, त्वरण का मान रखेंगे
-4। तो यहाँ पे हमारे पास जो निकल के आएगा बल का मान वह होगा -4 न्यूटन। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल गति की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, जो कि घर्षण का स्वभाव है। इसीलिए घर्षण बल का परिमाण 4 न्यूटन है। इसीलिए पत्थर और बर्फ के बीच का घर्षण बल 4 न्यूटन रहेगा यहाँ पर, जो पत्थर को विराम अवस्था में लेके आता है। इस प्रकार हमने गति के समीकरणों और न्यूटन के गति के नियमों का उपयोग करके घर्षण बल की गणना सफलतापूर्वक की है। तो अब आता है आपका अभ्यास प्रश्न 7। तो प्रश्न है कि एक 8000 किलोग्राम का इंजन 5 डिब्बों वाली एक ट्रेन को खींचता है। प्रत्येक 2000 किलोग्राम का एक क्षैतिज पटरी पर। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल लगाता है और पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल प्रदान करती है, तो गणना करनी है आपको। पहला भाग है क शुद्ध त्वरण बल और दूसरा भाग है ख ट्रेन का त्वरण। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो भाग क शुद्ध त्वरण बल। अब चलिए भाग क को हल करते हैं। सबसे पहले हमें शुद्ध त्वरण बल अर्थात कि कुल परिणामी बल ज्ञात करना होगा। इंजन को 40,000 न्यूटन का कुल बल लगाया गया है, लेकिन पटरी पर एक घर्षण बल भी कार्य कर रहा है, जो कि 5,000 न्यूटन है। तो घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, इसलिए हम इंजन द्वारा लगाए गए बल में से घर्षण बल को घटा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे समीकरण निकल के आएगा F बराबर में 40,000 माइनस में 5,000 और ये बराबर होगा 35,000 न्यूटन के। अर्थात कि जो हमारे पास यहाँ पे लगने वाला बल है वह किसके बराबर है? 3.5 गुणा में 10 की घात 4 न्यूटन। शुद्ध त्वरित बल 35,000 न्यूटन है। तो इसका मतलब कुल त्वरण बल 35,000 न्यूटन है। हम कह सकते हैं 3.5 गुणा में 10 की घात 4 न्यूटन। यह बल ट्रेन को आगे की ओर त्वरित करेगा। अब आते हैं भाग ख के ऊपर, ट्रेन का त्वरण। तो अब भाग ख में हमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उपयोग करके त्वरण की गणना करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे समीकरण रहता है त्वरित बल बराबर में ट्रेन का द्रव्यमान गुणा में ट्रेन का त्वरण। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A बराबर में F बटा में M। तो सबसे पहले आइए कुल द्रव्यमान की गणना करें। इंजन का द्रव्यमान है 8,000 किलोग्राम और इसमें 5 डिब्बे हैं, जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 2,000 किलोग्राम है। अतः डिब्बों का कुल द्रव्यमान होगा 5 गुना में 2,000 और ये बराबर हो जाएगा 10,000 ट्रेन का कुल। तो ट्रेन का कुल द्रव्यमान है 8,000 प्लस में 10,000 बराबर में 18,000 किलोग्राम। अब आइए यहाँ पे हम त्वरण की गणना करते हैं। तो हम क्या करेंगे? बल F का मान यहाँ पे रखेंगे और द्रव्यमान का मान रखेंगे। तो ये हमारे पास समीकरण निकल के आ जाएगा A बराबर में 35,000 बटे में 18,000। तो इसे हल करने पे हमारे पास त्वरण का मान निकल के आएगा 1.94 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। अर्थात कि ट्रेन का त्वरण लगभग 9 दशमलव 1.94 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 है। अब आता है आपका अभ्यास प्रश्न 8। तो प्रश्न है एक ऑटोमोबाइल वाहन का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि वाहन को 1.7 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 के ऋणात्मक त्वरण के साथ रोका जाना है, तो वाहन और सड़क के बीच बल कितना होना चाहिए? तो ये आपका है अभ्यास प्रश्न 8। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले हम दिए गए मानों को देख लेते हैं। तो वाहन का द्रव्यमान है 1500 किलोग्राम और त्वरण है यहाँ पर माइनस में 1.7 मीटर
प्रति सेकंड की घात 2 अर्थात कि त्वरण का मान ऋणात्मक है। यह ऋणात्मक त्वरण का अर्थ है कि वाहन की गति घट रही है अर्थात यहाँ मंदन हो रहा है। तो यहाँ पर हम न्यूटन के गति के नियम से समीकरण लिखेंगे F बराबर में m जो कि द्रव्यमान है गुणा में त्वरण जो कि यहाँ पे a है। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण जो निकल के आएगा वह होगा F बराबर में 1500 गुणा में 1.7 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने द्रव्यमान का मान रख दिया और यहाँ पे हमने त्वरण का मान रख दिया। तो हम इसे जब हल करेंगे तो हमारे पास जो बल निकल के आएगा F तो वह होगा माइनस का 2550 न्यूटन। अतः वाहनों और सड़क के बीच का बल 2550 न्यूटन है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल की दिशा वाहन की गति के विपरीत है। इसका अर्थ यह है कि यह बल वाहन को धीमा करने के लिए कार्य कर रहा है। इसीलिए यह बल ब्रेक प्रणाली या सड़क के घर्षण के माध्यम से लगाया जाता है, जो वाहन के वेग को कम करता है। तो अब आते हैं अभ्यास प्रश्न 9 पर। तो प्रश्न है कि द्रव्यमान m की एक वस्तु जो v वेग से गति कर रही है का संवेग क्या है? तो यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है mv की घात 2 है। दूसरा विकल्प है m गुणा में v की घात 2 है। तीसरा विकल्प है 1/2 m v की घात 2। चौथा विकल्प है m गुणा में v। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दे रखे हैं और हमें बताना है कि संवेग कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं इसका समाधान। तो यहाँ पर घ विकल्प सही होगा। द्रव्यमान m की किसी वस्तु का संवेग जो वेग v से गति करता है वह दिया जाता है p बराबर में m जो कि यहाँ पे द्रव्यमान है गुणा में वेग जो कि यहाँ पे v है। अर्थात कि अगर आपको वेग निकालना है तो आपको द्रव्यमान को वेग से गुणा करना होगा। अर्थात कि यहाँ पे विकल्प घ सही है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न 10 पर। 200 न्यूटन के क्षैतिज बल का उपयोग करके हम एक लकड़ी के कैबिनेट को फर्श पर एक स्थिर वेग से स्थानांतरित करना चाहते हैं। कैबिनेट पर कितना घर्षण बल लगेगा? तो ये चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। तो आइए देखते हैं इसका समाधान। सबसे पहले हम जानते हैं कि अलमारी को खिसकाने के लिए उस पर 200 न्यूटन का एक क्षैतिज बल लगाया जा रहा है और अलमारी नियत वेग से गति कर रही है। नियत वेग का अर्थ है कि इसका त्वरण 0 है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार F नेट बराबर है यहाँ पर द्रव्यमान m गुणा में त्वरण a। लेकिन यहाँ त्वरण 0 है इसीलिए F नेट का जो मान निकल के आएगा वह होगा 0। अब कुल परिणामी बल क्या है? यह लगाया गया बल और घर्षण बल का अंतर है। तो अर्थात के हमारे पास समीकरण होगा F नेट बराबर में F शुद्ध माइनस में F घर्षण। तो शुद्ध बल का मतलब यहाँ पे क्षैतिज बल से है। तो ये हमारे पास समीकरण था। तो अब क्योंकि जो F नेट है तो वो 0 के बराबर है अर्थात कि 0 है। तो इसका मतलब यह होगा कि जो F शुद्ध है माइनस में F घर्षण है इसका मान 0 के बराबर होगा। अब 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा F घर्षण है तो वो बराबर होगा F शुद्ध के। इसका मतलब यह है कि जितना हमारा क्षैतिज बल लग रहा है उतना ही हमारा यहाँ पे घर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ पे लगाया गया बल 200 न्यूटन है तो घर्षण बल भी 200 न्यूटन ही होगा। अर्थात कि कैबिनेट पर लगाया गया घर्षण बल है 200 न्यूटन। धन्यवाद।